हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं इकाई 3 गति, बल और कार्य। ये इकाई है बच्चों, इसमें चैप्टर नंबर 8वां जो आपका गति है, मोशन जिसे कहते हैं। बेटा आपके स्क्रीन पर पाठ का नाम और पाठ्यक्रम दिया गया है, लेकिन हम पाठ्यक्रम के अलावा भी थोड़ा सा और पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को ज़्यादा नॉलेज हो जाए। याद आप इतना करिएगा, जो पाठ्यक्रम है रिवीजन के समय केवल आप पाठ्यक्रम पढ़िएगा, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा ताकि आगे कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम आप आराम से क्वालिफाई कर लें। चलिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर पहली हेडिंग है अदिश तथा सदिश राशियां क्या होता है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है बच्चों, आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, आइए यहाँ पर डिफिनेशन लिखते हैं, आप आराम से पहले देखिएगा क्या है बेटा। वह राशियाँ जिन्हें प्रकट करने के लिए पहले आप अच्छे समझ ले, फिर नोट करेंगे हैं अभी लास्ट में। वह राशियाँ जिन्हें प्रकट करने के लिए, याद भी हो जाएगा अगर आप देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, बहुत आराम से देखिएगा बच्चों ना। वह राशियाँ जिन्हें प्रकट करने के लिए केवल दिशा नहीं केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक, अब उदाहरण में देख लेना बेटा, उदाहरण आपका बहुत ही मेन है। देखिए बेटा, उदाहरण हम कैसे देंगे। उदाहरण की आपको करना क्या है, देखिए बेटा, उदाहरण के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। आप उदाहरण तभी लिख पाओगे जब ये ट्रिक याद करोगे। कौन सा ट्रिक, आइए देखते हैं। चाँद उषा का आधा दाँत। अब इतना समझो, चाँद उषा का आधा दाँत, ये एक ट्रिक है बेटा। चाँद उषा का आधा दाँत, अब कैसे लिखोगे उदाहरण, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो पहला चा से चाल होता है। उदाहरण नंबर 1 देखो बेटा, उदाहरण हम लिखने जा रहे हैं। चाल, भाई चा से क्या होता है, चाल, यही लिख दे क्या। चा से चाल हो गया, मेरी बात समझिएगा। चा से क्या हो गया, चाल। उदा से हो गया द्रव्यमान, ये आपका दा से हो गया बेटा द्रव्यमान। उ से हो गया ऊर्जा, उ से क्या हो गया, ऊर्जा। सा से हो गया समय, तो ये आपका हो गया समय। का से होता है कार्य, तो ये आप क्या हो गया, कार्य। आ से होता है आयतन, और धा से होता है धारा। समझ में आया बेटा। और दा से होता है दाब, और ता से होता है ताप। ठीक बेटा, ता से होता है ताप। तो बेटा हमने सभी का मतलब बता दिया। देखिए ये किसका मतलब होता है, चा से चाल, दा से द्रव्यमान, उ से ऊर्जा, सा से समय, का से कार, आ से आयतन, धा से धारा। चाल, द्रव्यमान, ऊर्जा, समय, कार्य, आयतन, धारा और दाब और ताप, ये सब आपका जो है क्या है, ये आपकी अदिश राशियाँ बच्चों, इन्हें याद कर लीजिए। इसके अलावा भी होती है, जैसे शक्ति हो गया ना बेटा, बहुत सारी इसके अलावा भी होती है। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं सदिश राशियाँ। ठीक, चलिए बच्चों, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, वे राशियाँ या वह राशियाँ जिन्हें प्रकट करने के लिए, जिन्हें प्रकट या प्रदर्शित करने के लिए ओहो बच्चों, इसमें थोड़ा सा और लिख दिएगा। वह राशि जिन्हें प्रकट करने के लिए, थोड़ा सा यहाँ छूट गया है ना, इसमें लिख देना करने के लिए केवल परिमाण की ज़रूरत पड़ती है। इतना बेटा और नोट कर लीजिएगा ना। वे देखिए, वह राशि जिन्हें प्रकट करने के लिए, ठीक है, प्रकट करने के लिए, समझ में आ गया बेटा। वह राशि जिन्हें प्रकट करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उन्हें
क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने ट्रिक बता दिया। ठीक, अब इसमें क्या है बेटा, वह राशि जिन्हें प्रकट करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की, परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, आइए बेटा इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। देखिए बेटा यहाँ भी एक ट्रिक हम बता दे रहे, ट्रिक को याद कर लेना। ट्रिक का नाम है बबीता आसव, बबीता आसव, ये बेटा एक ट्रिक है, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। देखिए बेटा, इस बा से होता है बल, बा से क्या होता है बल, वा से होता है विस्थापन, विस्थापन, ता से होता है त्वरण, ता से होता है त्वरण। अब इसमें देखो आ से होता है आवेग, आ से क्या होता है आवेग, सा से होता है संवेग, वा से होता है वेग। समझो बेटा, इस वा का मतलब वेग हो गया, इस सा का मतलब संवेग हो गया, इस आ का मतलब आवेग हो गया, इस ता का मतलब त्वरण हो गया, इस वा का मतलब विस्थापन हो गया, इस बा का मतलब बल हो गया। तो ये राशियाँ जो होती है बेटा, ये आपकी कैसी राशियाँ होती हैं, सदिश राशियाँ हो गई। ये आपका बेटा उदाहरण भी हो गया, उदाहरण भी आपका हो गया। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम गति के बारे में पढ़ते हैं। गति क्या होता है? देखिए बेटा, कोई वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति में कहते हैं। फिर समझो, जब किसी वस्तु के स्थिति में, जब किसी वस्तु के स्थिति में, जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ, समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है, समय के साथ परिवर्तन होता है, समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति में कहते हैं, तो उसे गति में कहा जाता है। जैसे कोई कार दौड़ रही है, थोड़ी देर पहले कहीं और थी, बाद में कहीं और होता है। अब देखिए बेटा, इसका मात्रक, इसकी अगर मात्रक की बात करें, क्या गति का मात्रक, मात्रक की बात करें, अब जैसे मात्रक इसका क्या होता है बेटा, मीटर प्रति सेकंड, ये होता है मीटर पर सेकंड। तो बच्चों क्या होता है, गति का मात्रक होता है। ठीक है, अब इसके बाद आइए मैं गति का वर्णन भी करता हूँ, ये एक हेडिंग था। इसके बाद अगली हेडिंग है गति का वर्णन, गति का वर्णन। एक एक पॉइंट को बच्चों समझेंगे। हमारे चैनल में आप एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा, इसी वीडियो में ना, इसी वीडियो के लिंक के नीचे होगा, आप प्ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ। किसी वस्तु को, मेरी बात समझिएगा, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को गति में, किसी वस्तु को गति की अवस्था में, गति की अवस्था में तब कहा जाता है, तब कहा जाता है, समझ में आया, जाता है जब, जब किसी स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु के सापेक्ष, समय के साथ, ठीक बेटा, समय के साथ वस्तु की स्थिति में, वस्तु के स्थिति में
परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो या होता है। इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, वस्तु की गति, वस्तु की गति अवस्था, गति अवस्था या विरामावस्था, विरामावस्था। देखिए बेटा, वस्तु के गति अवस्था या विरामावस्था ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए एक निश्चित बिंदु होता है, एक निश्चित स्थिर बिंदु होता है, स्थिर बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं, या जिसे निर्देश बिंदु या मूल बिंदु क्या है कहते हैं बेटा। तो ये हो गया बेटा। आइए अब उदाहरण एक देखते हैं। वीडियो को रोक कर नोट कर लो बेटा, तब इसके आइए उदाहरण को समझते हैं। आइए बेटा उदाहरण लिखते हैं। माना किसी गांव में ठीक एक स्कूल ठीक है, रेलवे स्टेशन, रेलवे गलत लिख दिया ना, हो जाता है बेटा, कभी लकड़ी को लड़की लिखा जा सकता है ना, तो ऐसे हो जाता है रेलवे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए बेटा, एक स्कूल, देखिए मेरे कहने का मतलब, माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे, ठीक है, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति रेलवे स्टेशन के सापेक्ष, रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित की है, निर्धारित किया है। समझ में आया बेटा, निर्धारित किया है। अतः रेलवे स्टेशन क्या है, निर्देश बिंदु है, निर्देश बिंदु या मूल बिंदु है, ऐसे मान सकते हैं ना, निर्देश बिंदु है। ये उदाहरण हो गया बेटा। अब यहाँ पर क्या, माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है, अतः रेलवे स्टेशन एक मूल बिंदु है। अब जो भी दूरी होगी हम रेलवे स्टेशन से ही नापेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम दूरी की परिभाषा लिखते हैं। दूरी क्या कह रहा है, देखिए बेटा, दूरी क्या होती है बेटा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, मेरी बात समझिए, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, दूरी की परिभाषा लिख रहे हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को
दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं ना। इसे आप देखो एस से भी डिनोट कर सकते हो, डी से भी कर सकते हो, एक्स से भी कर सकते हो, वाई से भी कर सकते हो, बहुत सारे सिंबल होते हैं बेटा। इसे से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा ये दूरी के बहुत सारे सिंबल होते हैं ना, तो मेन हमें अधिकतम यहाँ इस चैप्टर में केवल एस लेना है, ठीक है, बाकी और भी होता हमने बता दिया है। अब इसके बाद बेटा हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, मात्रक ना, दूरी का मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक होता है बेटा मीटर, क्या होता है, जिसे शॉर्ट में हम लोग एम से लिखते हैं। अब इसका अगर फार्मूला लिखना है तो सूत्र इसका क्या होता है दूरी का, बेटा सूत्र भी देख लेते हैं। सूत्र इसका होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, बेटा ये फार्मूला होता है दूरी का। आइए एक उदाहरण देख लेते हैं, एक उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे अब दूरी कितनी प्रकार से हम ले सकते हैं, आइए देखते हैं। अब एक उदाहरण नंबर 1 हम ऐसे मान ले रहे हैं, मान लिया बेटा पहले हम इतना ए से बी चलें 4 मीटर, कितने मीटर, अब फिर इधर हम मुड़ गए ना, मुड़ गए, अब इधर हम चलें 3 मीटर। तो हमारा दूरी बताओ बेटा, दूरी कितना है, पहले हम ए से बी और ये सी तक गए, रुक गए, तो दूरी हमारा जो होगा ए बी प्लस बी सी होगा। ए बी कितना चले थे हम 4 मीटर, फिर कितना चले 3 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 60 मीटर, ये हो गया उदाहरण नंबर 1। अब उदाहरण नंबर हम 2 दूसरा उदाहरण ऐसे लिख सकते हैं, ए से बी गए, ए से बी गए, बी से सी गए, अब सी से देखो पहले ए से बी गए, बी से सी से फिर डी वापस आ गए, तो डी पर वापस आए हैं। मेरी बात समझो, पहले हमने कितना मीटर चला 3 मीटर चला, फिर मैंने 4 मीटर चला, फिर मैंने कितना चला 4 मीटर, फिर 2 मीटर वापस आए हैं, फिर 2 मीटर मैंने वापस आया है। मेरी बात समझो, तो मेरी कुल दूरी बताओ पहले, ए से बी, बी से सी, सी से डी भी चला ना मैंने, तो मेरी दूरी क्या होगी, बहुत ध्यान समझना बेटा। पहले ए से बी हम लेंगे, फिर बी से सी लेंगे, फिर प्लस सी से डी लेंगे, माइनस नहीं करेंगे, वापस आएंगे, दूरी तो आपको पूरा होगा। ए से बी, बी से सी, फिर वापस जो आए हैं हम, मेरी बात समझो, जो वापस आए हैं ये तो उधर जा रहे थे, जो वापस आए वो भी जुड़ेगा। तो ए बी कितना है 3 मीटर, बी सी कितना है 4 मीटर, वापस कितना है 2 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 4 3 7 7 2 9, तो 9 मीटर मेरी कुल दूरी हो गई। ठीक है बच्चों, ऐसे सॉल्व करना है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम ले मेरे स्क्रीन पे हेडिंग क्या सा है, डिस्प्लेसमेंट। आइए बच्चों, अब डिस्प्लेसमेंट की हम परिभाषा लिखते हैं। तो बेटा अब यहाँ पर लिखेंगे, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को क्या लिखेंगे, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा ना, वस्तु के अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, वस्तु का विस्थापन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, वस्तु का विस्थापन कहते हैं। समझ में आया। अब देखिए, आइए इसका उदाहरण समझते हैं। देखिए बेटा, उदाहरण का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहली बात मेरा यहाँ पर हम यह सीखेंगे कि जैसे मेरे पास उदाहरण नंबर 1, ठीक, अभी हम जैसे मेरे पास एक पॉइंट ये है, यहाँ से मैं इतना गया, कितना 4 मीटर गया, ए से बी गया। अब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब मेरा विस्थापन क्या होगा, विस्थापन
अगर ये मूल बिंदु होगा, मेरी बात समझो, ये 0 हो गया, यहाँ चलने पे हम 4 मीटर पे आ गए कि नहीं, तो विस्थापन अंतर होता, अंतिम स्थिति 4 मीटर है और प्रारंभिक स्थिति 0 है। अब 0 मीटर, अब घटा दिया तो कितना आ गया, 4 मीटर। एक तो ये आ गया बेटा ना। अब एक बात और समझो, अब जैसे हम आपसे एक बात कहें, एग्जाम्पल नंबर 1, आइए बताओ उदाहरण नंबर अब हम 2 देखते हैं। ये उदाहरण 1 था। उदाहरण 2 में ये है, जैसे मान लो हम ए से बी गए, कितना, 4 मीटर। फिर हम यहाँ से सी भी गए, कितना गए, 5 मीटर। अब यहाँ से हम वापस आ गए, कितना वापस आ गए, अब आ गए 2 मीटर वापस, 2 मीटर हम वापस आ गए, तो डी बिंदु पर, ये मान लिया डी है। अब बताओ, अब यहाँ पर विस्थापन क्या होगा मेरा, विस्थापन ये होगा, देखिए टोटल डिस्टेंस लेंगे, पहले जितना हम एक ही डायरेक्शन में गए थे, पहले देखो ए से बी लेंगे, फिर बी से सी, इनकी डायरेक्शन सेम थी, लेकिन जो डायरेक्शन वापस आए वो घट जाएगा। दूरी में तो बढ़ेगा, दूरी में तो जुड़ जाता था, लेकिन विस्थापन में घट जाएगा, सी डी माइनस होगा। तो ए बी 4 मीटर गए थे, फिर 5 मीटर आगे गए, फिर 2 मीटर वापस आए, तो 5 4 9, 9 में 2 जाएगा, 7 मीटर मेरा आंसर आएगा। एक तो ये स्थिति है। अगली मेरी एग्जाम्पल ये है। अब एक उदाहरण नंबर 3 हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ गए, 4 मीटर चलें, ए से बी गए, अब बी से हम सी चले गए, अब 3 मीटर, ये कौन सा पॉइंट है, सी है। अब देखिए, अब अगर विस्थापन पूछता है तो विस्थापन ये न्यूनतम डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी, ये पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। अब यहाँ पर विस्थापन जो होगा ए सी होगा, कैसे निकलेगा बेटा, अब ए सी जो होगा ये आपका विस्थापन है, ये क्या है, विस्थापन। अब इसको घटाने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा विस्थापन हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, लंब हमारा 3 हो जाएगा, आधार हमारा 4 हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16। अब इधर देखेंगे बेटा, ए सी स्क्वायर बराबर 16 9 25 हो जाएगा। अब ए सी बराबर √25। अब ए सी का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस 4, लेकिन अब हम विस्थापन कितना नोट करेंगे, केवल प्लस का 5 मीटर, ये मेरा विस्थापन हो जाएगा। ठीक बेटा, तो मेरे ये कहने का मतलब ये उदाहरण नंबर आपका 3 था। तो 3 नंबर उदाहरण को ऐसे सॉल्व करता है, ये मेरा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब आके स्क्रीन पर है अंतर, क्या, दूरी तथा विस्थापन पे अंतर बताइए। अब इसके लिए बेटा एक तरफ आप दूरी लिखोगे, जो कि लिखते आते हो, एक तरफ आप अंतर लिखोगे, क्या लिखोगे, अंतर, और बीचों बीच में लाइन खींचोगे ऐसे। ठीक है, पहले हम इतना अंतर लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। तो अब देखिए बेटा, दूरी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्टेंस। अब ओहो विस्थापन को हमने अंतर लिख दिया यार, क्या हो गया है, विस्थापन। चलिए बच्चों हमारे स्क्रीन पर है दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन, देखो दूरी को डिस्टेंस कहते हैं, विस्थापन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक बेटा। अब देखिए, अब यहाँ पर पहले पॉइंट हम लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1। अब देखिए इसमें लिखना तो है ही है कुछ ना कुछ, तो अब यहाँ पर परिभाषा लिख सकते हैं, गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो पहले में परिभाषा हो जाएगा, गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये तो ये परिभाषा हो गया, दूरी कहते हैं। इसमें वही जो अभी परिभाषा लिखवाया था वो लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, परिभाषा बताइए। यहाँ लिखोगे कि गतिमान वस्तु के अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को
विस्थापन कहते हैं। एक तो ये हो गया बेटा। इतना करने के बाद अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा? दूसरा पॉइंट ये होगा, देखो बेटा, यह अदिश, देखो दूरी अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक, इसमें क्या लिखोगे? ये पहला था। विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन एक, देखो इसमें ये भी लिख सकते हो विस्थापन एक अदिश राशि नहीं है। भाई दूरी एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि नहीं है तो मतलब अदिश नहीं तो क्या हुआ? सदिश हुआ। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, ऐसे भी लिख सकते हो, सदिश राशि है। तो एक तो ये आपका हो गया बेटा। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा बेटा? तीसरा नंबर पॉइंट। ठीक है, इसमें लिखेंगे दूरी कभी शून्य नहीं होती है, दूरी कभी शून्य नहीं होती है, लेकिन इसमें लिखो विस्थापन शून्य हो विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक बेटा, विस्थापन जो है शून्य हो सकता है कंडीशन के ऊपर। विस्थापन शून्य हो सकता है कब बेटा? जिस पॉइंट से मैं चलता हूँ घूम फिर के उसी पॉइंट में मैं आ जाऊँ तो मेरा विस्थापन शून्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह है दूरी और विस्थापन में अंतर। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों एक पॉइंट और लिख लेते हैं ना, एक पॉइंट और लिख देना, बहुत तीन ही कम लग रहा था। देखिए बेटा, दूरी विस्थापन से बड़ा हो सकता है, दूरी विस्थापन से बड़ा हो सकता है, याद रखिएगा बेटा। ठीक, देखिए बेटा दूरी विस्थापन से बड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे? विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। विस्थापन दूरी से छोटा होता है, इनमें बड़ा होता है, से छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। बहुत करेंगे देखो बराबर हो सकता है इसमें, लेकिन दूरी बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। छोटा हो सकता है, होता भी है, बराबर व छोटा होता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। ठीक बेटा, वीडियो को रोक लो, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए बच्चों, अब अगली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर समान गति। देखिए बेटा, समान गति, गति और चाल एक ही चीज़ होता है बेटा, समान गति कहे चाहे चाल कहे। तो अब देखिए बेटा, इसी को यूनिफॉर्म मोशन, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन या स्पीड, याद रखिएगा, मोशन या स्पीड। ठीक है, अब इसकी डिफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं, कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। देखिए बेटा, समान गति का यह मतलब हुआ जब कोई वस्तु समान समय में, समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है, समान दूरी तय करता है, समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है तो उसे समान गति या चाल कहते हैं। आइए एक उदाहरण भी देख लेते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर एक अपने मन से एक उदाहरण बता दे रहा हूँ, उदाहरण एक मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये एक आपके पास रेखा है, ठीक है, ये रेखा मान लिया। अब इस रेखा का ये ओरिजिन है, ये देखो पहला, ये बेटा ये पहला सेकेंड, ये दूसरा सेकेंड, ये तीसरा सेकेंड, इसके बाद यहाँ पर मान लिया ये चौथा सेकेंड। अब समझो, अब जैसे कोई कार है,
यहाँ से 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय किया है। मेरी बात समझो, ओरिजिन से अब यहाँ पर पहुँची तो 2 मीटर हो गया, फिर यहाँ पर पहुँचा 3 मीटर हो गया ना, डिस्टेंस कवर कर रही है। फिर चौथे सेकंड में इसने 4 मीटर तय कर लिया। अब ये बताइए बेटा, हर 1 मिनट में 1 मीटर की डिस्टेंस हो रहा है। अब यहाँ से ये 2 मीटर है बेटा, ये जो 2 मीटर यहाँ से है और 3 मीटर यहाँ से है, इनके बीच की दूरी एक ही रहेगा। ये एरो हमने गलत बना दी, इसको ये एरो मत बनाना। ये मेरा कहने का मतलब इस पॉइंट से, ओ से है ये, ठीक है। और यहाँ से अगर हम जोड़ें तो कितना है, 4 मीटर हो रहा है, 4 मीटर। अब यहाँ से 3 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 1 मीटर। तो मेरे ये कहने का मतलब है, अगर कोई ऑब्जेक्ट शुरू से ओरिजिन से 1 सेकंड में 1 मीटर तय कर रहा है, ओरिजिन से 2 सेकंड में 2 मीटर तय कर रहा है, 3 सेकंड में 3 मीटर तय कर रहा है और 4 सेकंड में 4 मीटर तय कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी गति कैसी है, समान या समान गति है। अब आइए अगली हेडिंग देखते हैं, असमान गति। असमान गति का मतलब पहले समझते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं असमान गति, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये देखते हैं। अब यहाँ पर हम ये लिखेंगे, समझिएगा मेरी बात, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करता है। कैसा, असमान दूरी तय करता है, तो उसे असमान गति कहते हैं, तो उसे असमान गति या चाल कहते हैं। आइए बेटा उदाहरण भी देख लेते हैं, ठीक है। अब उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पर देख लिए, मान लिया ओरिजिन है, ये मान लिया यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकंड लगेगा, यहाँ तक जाने में 2 सेकंड लगेगा और फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड। अब यह क्या कहना है मेरा, पहले इसका मतलब समझिए। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे 1 सेकंड में 1 मीटर उसने तय किया है, लेकिन जब दोबारा उसने 2 सेकंड तक उसका 3 मीटर हो गया। कितना, देखिए अब पहले 1 सेकंड में 1 मीटर, बाकी के जो अगला 1 सेकंड था उसमें इसने 2 मीटर चला है। समझ में आया। अब अगले, अब देखिए बेटा उसने अगले यहाँ बता दें, अब वो अगले 3 सेकंड में 7 मीटर चल दिया। अब इसका मतलब अब एक ही सेकंड में, पहले 3 अब 7 हो गया, 7 का मतलब डायरेक्ट 3 मीटर का कवर कर लिया, मतलब हर बार डिफरेंट हो रहा है। तो ऐसी गति को क्या कहेंगे हम, असमान गति कहेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। एक बात और बता दे बच्चों, मेरे कहने का मतलब है, देखिए अब ऐसे समझिए, ए भी 1 मीटर, अब यहाँ से यहाँ तक गया था तो ये 2 मीटर हो गए, लेकिन इन 1 से 2 के बीच में 1 ही मीटर इसने कवर किया ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने 3 मीटर कवर कर लिया, यहाँ इस पॉइंट तक जाने में, इसके बीच का भी गैपिंग 1 मीटर है। अब इधर भी 1 ही मान लो। अब देखिए, अब लेकिन यहाँ से अगर हम जोड़ें तो ये 4 हो जाएगा। देखो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो ये हो गया। अब यहाँ पर गैपिंग देखो, पहले ये जीरो से इसने यहाँ तक जाने में 1 मीटर लिया, लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक इसने 2 मीटर कवर किया है। देखो 2 मीटर हुआ है, लेकिन अब देखिए 2 हो गया। अब देखो डायरेक्ट 4 हो गया भैया। अब यहाँ समझो 1 मीटर 2 3 और यहाँ 4 मीटर का इसने कवर कर लिया इतने में, मतलब 1 सेकंड में इसने 4 मीटर की दूरी तय कर दी। सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो हर बार अलग अलग है, इसमें देखो हर बार समान समय में समान दूरी तय हो रहा है ना, तो इसलिए बेटा ये समान चाल कहलाएगा या असमान चाल कहलाएगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों हम चाल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। चाल क्या होता है बेटा, चाल की डेफिनेशन ये है, कोई वस्तु, मेरी बात समझिएगा, कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में
जितनी दूरी तय करता है, जितनी दूरी तय करता है, तय करता है उसे क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। उसे चाल कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद देखिए फार्मूला हम देखेंगे। इसका फार्मूला होता है चाल का, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ये चाल का जो है सूत्र हो गया। लेकिन एक और भी होता है इसका मात्रक। अगर हम लिखें चाल का मात्रक, चाल का मात्रक, तो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। तो चाल को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? ds बटे dt अल्पतम समय में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये भी है। ठीक है। अब देखिए मेरे कहने का मतलब ये चाल हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। अब आइए बेटा इसी में वेग देख लेते हैं। वेग क्या है? वेग, इसमें लिखेंगे विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। क्या बेटा? फिर समझो, विस्थापन परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। इसे भी v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, इसे से v से प्रदर्शित करते हैं। बेटा इसका ये हम फार्मूला देखते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इसका फार्मूला लिखें वेग का, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल, ठीक बेटा, ये समय अंतराल है। ये किसका है? वेग का फार्मूला है। लेकिन अब एक बात और बता दें, यह जो है एक चाल जो है एक अदिश राशि है। भैया कौन सी राशि है? चाल अदिश राशि है, अदिश राशि है। और वेग जो है वो सदिश राशि। वेग कैसी राशि है? वेग सदिश राशि है। मेरी बात समझिएगा, राशि है। और सुनो, इसका भी वेग का मात्रक क्या होता है ये भी सुन लो। वेग का मात्रक, इसका मात्रक वही होता है मीटर पर सेकेंड जो चाल का होता है। इतना कुछ समानता है, डिफिनेशन यही अदिश और सदिश का केवल अंतर है। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर है क्या है क्वेश्चन? चाल तथा वेग में अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। आइए बच्चों, सबसे पहले हम क्या डालेंगे? चाल लिखेंगे एक तरफ और दूसरी तरफ हम लिखेंगे वेग। ठीक बच्चों, अब देखिए क्या करेंगे। चलिए बच्चों, चाल को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ठीक है, और वेग को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। इतना समझ में आ गया? अब देखिए बेटा पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में डिफिनेशन लिखनी है दोनों को। एकांक, देखिए बेटा, एकांक समय में चली दूरी को चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। पहले में ये हो गया। इसमें लिखा है एकांक समय अंतराल लिख दो, या समय में हुए विस्थापन को क्या बेटा? एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद दूसरा नंबर देखिए बेटा, एकांक समय में चली दूरी को चाल कहते हैं, एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया। अब अगला क्या है बेटा? यह अदिश राशि है, यह
अदिश राशि है। ठीक, यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कैसे लिखेंगे बेटा? देखिए यह शून्य नहीं हो सकता, यह शून्य नहीं हो सकता, हो सकता है, या लिखोगे यह शून्य हो सकता है, यह शून्य हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा। चौथा पॉइंट ये है बच्चों कि देखिए चाल जो है वेग से अधिक हो सकता है ना, चाल वेग से अधिक व बराबर होता है, अधिक व बराबर हो सकता है। इसमें क्या लिखोगे बेटा? बहुत ध्यान से पॉइंट को समझिए बेटा। वेग चाल से कम व बराबर होता है, वह बराबर हो सकता है। ठीक, ये घटना है। तो बच्चों इतना हो गया है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए बेटा वीडियो बनाने में मेहनत बहुत पड़ता है, सारा काम धंधा बंद करने के बाद आपको मैं इतने अच्छे अच्छे नोट्स को प्रोवाइड करता हूँ, तो आपका भी तो फर्ज है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, ताकि हमारी भी अब मदद मिले और आपका भी हेल्प हो जाए। चलिए बच्चों अब अगली हेडिंग है औसत वेग। औसत वेग क्या है? औसत वेग के बारे में पहले हम वर्णन कर लेते हैं। नहीं देखिए एक काम करिए, एक लाइन खींच लेते हैं। औसत वेग और औसत चाल में अंतर हम यही लागे समझेंगे, इसी में दो भाग में हम समझ लेते हैं ना अच्छे से। देखिए अब इधर लिख दे रहे हैं औसत चाल। औसत चाल, सबसे पहले इनकी हम परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, कुल दूरी, कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को, कुल समय के अनुपात को, अनुपात को औसत, ओ हो, कुल दूरी की जगह विस्थापन होगा बेटा, इसमें थोड़ा सही कर लेना। ठीक है, देखिए बेटा कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका अगर फार्मूला की बात करें, फार्मूला ऐसे लिखेंगे, औसत वेग बराबर विस्थापन बटे कुल समय, कुल भी इसमें भी लगा दो, कुल विस्थापन बटे कुल समय। अब देखिए इसमें क्या होगा, सेम वही डिफिनेशन होगा, कुल दूरी, कुल दूरी इसमें दूरी होगा जो पहले लिखा था, कुल दूरी बटे कुल समय के अनुपात को। ठीक है, कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को, ठीक है, कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? अनुपात को औसत चाल कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। उदाहरण दे अभी देखेंगे तो अच्छे से आ जाएगा समझ में। ठीक है, इसका अगर फार्मूला लिखें तो इसका फार्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब उदाहरण आइए देखते हैं बेटा। जैसे अभी आप
एक सर्कल का एग्जांपल ले रहे हैं, मेरी बात समझिएगा। क्या है? एक सर्कल, ये एक सर्कल है बेटा, इसकी रेडियस मान लिया है 7 मीटर। कितना है? मान लो 7 मीटर। इसकी भी रेडियस मान लिया 7 मीटर। मेरी बात समझना। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मोशन करता हुआ ए पॉइंट से मोशन करता हुआ फिर से वापस ए पॉइंट में आता है। मेरी बात समझो, ए पॉइंट में करता हुआ वापस ए पॉइंट में आता है, तो इसका कुल विस्थापन शून्य हो जाएगा भाई। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से चल के पुनः ए पे आ जाता है तो इसका औसत वेग क्या होगा? यहाँ निकालते हैं। औसत वेग क्या होगा? विस्थापन 0 हो जाएगा और समय जो भी लगे, मान लो t समय लगा या 10 सेकंड, मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम लगा 20 सेकंड। मान लो कितना लगा? 20 सेकंड लगा एक राउंड लगाने में, तो ये 20 हो जाएगा और भाग देंगे तो 0 आ गया। औसत वेग क्या आ गया? आपका औसत वेग क्या आ गया? 0 आ गया। लेकिन अब अगर हम औसत चाल निकालें, औसत चाल, तो कुल दूरी बताइए, कुल समय के अनुपात को कहते हैं ना कुल दूरी। अब यहाँ से यहाँ तक जब जाएंगे तो ए पॉइंट से, तो कुल दूरी हो जाएगा 2πr और समय t हो जाएगा, और जो कि समय जो वहाँ लगा तो वही इसमें भी लगेगा 20 सेकेंड। अब क्या होगा बेटा? कुल दूरी निकालेंगे 2 और पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान 7 ही है, और समय कितना है? 20। अब देखिए बेटा, इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो अब देखिए अब ऊपर कितना आएगा? 22 दूनी 44, 44/20। अब भाग दे देंगे, तो भाग जब 20 का भाग दोगे 2 दूनी तो 2.2 मीटर आ गया। ये आ गया आपका औसत चाल। क्या आ गया? और किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में। ये भी आ गया किस में? मीटर पर सेकंड में। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। आइए बच्चों, अब त्वरण की परिभाषा लिखते हैं। किसका? त्वरण। त्वरण को हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। ठीक। हाँ, अब देखिए त्वरण की परिभाषा हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम ये लिखेंगे, किसी वस्तु के, किसी, देखो बेटा इसकी परिभाषा लिख रहे हैं ना, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब इसका मात्रक लिख लो। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब देखिए इतना करने के बाद हम क्या लिखेंगे? फार्मूला लिखेंगे भाई। त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या होता है? समय अंतराल। या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर dv बटे dt। हमारा ये भी फार्मूला हो सकता है ये। अब लेकिन एक बात हम और आपको बताना चाहते हैं, यदि a का मान प्लस में है तो उसे हम त्वरण कहेंगे। क्या? त्वरण। इसका मतलब हुआ अगर बढ़ रहा है, अगर क्या रहा है? बढ़ रहा है, तब उसका मतलब प्लस में होगा तो त्वरण होगा। अगर a का मान माइनस में आ गया तो इसे हम मंदक कहेंगे। क्या कहेंगे? मंदक। तब इसे क्या कहेंगे बच्चों? मंदन कहेंगे यार, मंदक नहीं, मंदन। क्या कहेंगे? मंदन। मंदन। तो मंदन का मतलब घट रहा है। क्या? घट रहा। जब वो घट रहा हो, बेटा मेरी बात सुनो, घट रहा हो तो मंदन, बढ़ रहा हो तो त्वरण। अब एक बात आपको और बता दें, और ना समझ में आया? और एक बात और, एक्सीलरेशन को इंग्लिश में, त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। मेरी बात समझिएगा। और मंदन को इंग्लिश में रिटार्डेशन कहते हैं। ये सब बात पता होना चाहिए, तभी आगे जाके आप कामयाब होंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो।
अब बढ़ेगा कब? जब आप गाड़ी चला रहे उसके एक्सीलरेशन को बढ़ाएंगे, स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी तो बढ़ेगा। जब आप गाड़ी में ब्रेक लगाएंगे धीरे धीरे तो स्पीड घटती जाएगी, तो वहाँ पर रिटार्डेशन होगा, मंदक होगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो।